हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कराया था आपको केमिस्ट्री के बारे में। आपको बहुत सारी बातें हमने सिखाई थी, बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, और ये भी बताया था कि हमें कैसे केमिस्ट्री को ईजी समझना है। माइंड से अंदर हमें एक इमेज बनानी है कि केमिस्ट्री ईजी है, और वास्तव में केमिस्ट्री ईजी है। हमें बिल्कुल ईजी वे में इसको पढ़ना है। तो आज मैं आपको, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, बिल्कुल इजी वे में और बिल्कुल स्लोली हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में आपके जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैंने आपको बताया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे बेसिक नॉलेज यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए है हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर में। जो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहला ये चीज़ हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए नई नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं जो हमने 9th 10th में पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आता है कि मैटर। कोई पूछे हमसे कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, किसे कहते हैं मैटर। तो एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज एक मैटर है। विच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है ना, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। तो एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है, एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। देखो, हर एक चीज मैटर है, हर एक चीज मैटर है। विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है ना। यानी कि जिसका अपना खुद का मास हो, यानी कि जिसके अंदर वजन हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, और जो स्पेस में अपने आप को अरेंज कर सकता हो, या जिसका जो स्पेस घेरता हो, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, अंडरस्टैंड। तो अगर मैं बात करूं इस चौक की, देखिए मेरे पास आप सबके सामने मैं जो है वो बता रहा हूं, बिल्कुल ये चौक, व्हाट इज दिस इज मैटर। क्यों? क्योंकि इसका खुद का एक मास है, चाहे 1 ग्राम ही हो चाहे 2 ग्राम ही हो, लेकिन खुद का एक मास है। और अगर मैं इसे कहीं भी रख दूं तो ये जगह घेर देगा, मतलब अगर मैं इसे कहीं भी रखूं तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, अंडरस्टैंड। तो मैटर के टाइप की बात करेंगे कि आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम करेंगे। यहाँ मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप मैटर का क्लासिफिकेशन 9th क्लास से करते आ रहे हो, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई नई चीज नहीं है। मैं पहले कह देता हूँ, ये सब चीज पुरानी है, 9th और 10th से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए। तो मैटर का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो मैटर को मैंने 2 बेसिस पर मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है ना। एक तो मैं करूंगा केमिकल बेसिस पर और एक करूंगा फिजिकल बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं केमिकल क्लासिफिकेशन और इसको कह सकता हूं मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो एक काम करता हूं, मैं आपको और शॉर्ट बता देता हूं। मैं इसको सीधा बोल सकता हूं कि इसका जो क्लासिफिकेशन करूंगा, एक तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक तो हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन, और एक हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, 2 टाइप का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ेंगे, एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन और एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैं इसके 3 स्टेट बताता हूँ। देखो, सबको पता है मैटर की जो है वो वैसे तो 5 स्टेट आजकल हम पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट 5 पढ़ते हैं, जिसमें प्लाज्मा और पाई बोसोन कण पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं वो भी है।
लेकिन हम केवल 3 ही पढ़ते हैं, केवल 3, ओनली 3। आप वो 2 भूल जाइए, हमें वो पढ़नी भी नहीं है, ठीक है, हमें 3 पढ़नी है। और ये सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट, मैटर की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। और हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मैं जितने भी मैटर होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर, ठीक है। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक तो है प्योर, मतलब बिल्कुल प्योर होंगे, अंडरस्टैंड, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी अदर सब्सटेंस मिक्स नहीं होगा। तो एक तो प्योर होगा और एक होते हैं मिक्सचर, ठीक है। एक तो प्योर होंगे और एक मिक्सचर होंगे। अब प्योर भी यहां पर 2 टाइप के होते हैं। प्योर में भी अगर हम बात करें, प्योर के जो 2 टाइप हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो एलिमेंट फॉर्म में होगा, या तो वो एलिमेंट फॉर्म में होगा, एलिमेंट्स, ठीक है, या वो कंपाउंड फॉर्म में होगा, कंपाउंड, या तो वो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, स्टूडेंट, मिक्सचर यहां पर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हेट्रोजीनस और एक होते हैं होमोजीनस। होमोजीनस, ठीक है, और एक होते हैं हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस सब्सटेंस, है ना। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं ये हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहां पर चलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स भी आगे 2 टाइप के होते हैं। या तो वो एटॉमिक फॉर्म में होगा, वो जो एलिमेंट है वो या तो एटॉमिक फॉर्म में होगा, इट मींस एटम, तो वो एटम होगा, ठीक है, या वो कंपाउंड फॉर्म में होगा, यानी कि या वो एटॉमिक के बाद मॉलिक्यूलर फेज में होगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप से हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 फॉर्म में आपको ऑब्टेन होंगे, या तो वो एटॉमिक फॉर्म में होंगे या वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होंगे। देखिए, एटॉमिक फेज जो होती है वो कभी भी, ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक फेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर इनर्ट गैस है। 10th क्लास में हम पढ़ते आते हैं, हेनी अगरकर, जीरो रन पर आउट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट हैं, तो ये एग्जिस्ट कर जाती हैं एटॉमिक फेज में। बाकी अदर एलिमेंट जो होते हैं वो एटॉमिक फेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो या तो डायएटॉमिक फेज में यानी कि मॉलिक्यूल फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड प्योर कैसे? जैसे मैंने कहा ए बल्क ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के बल्क में, बल्क का मतलब होता है एक लार्ज क्वांटिटी में अगर किसी बोतल में या किसी में ग्लूकोज है, अंडरस्टैंड, तो उसमें ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अलावा अदर कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो वो प्योर हो गया। लेकिन मैंने ग्लूकोज के साथ कुछ NaCl वगैरह या कुछ भी डाल दिया तो वो मिक्सचर हो गया, अंडरस्टैंड। मैंने कहा शुगर, मैंने कहा ओनली शुगर, तो शुगर में सारे के सारे शुगर के पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे शुगर के पार्टिकल हैं, कोई अदर पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा और प्योर के अंदर वो कंपाउंड में आएगा। मैंने कहा वाटर, मैंने कहा वाटर, अब देखो वाटर की बात करते हैं तो वाटर, हालांकि हम जब सब जानते हैं प्योर वाटर अलग होता है, इम्प्योर अलग होता है, इम्प्योर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ प्योर वाटर, इसका मतलब उसके अंदर केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं है, तो वो भी एक टाइप का कंपाउंड होगा, अंडरस्टैंड। मॉलिक्यूलर में डाई एटॉमिक आते हैं, जैसे H2, N2, O2, ठीक है, इस तरह ये डाई एटॉमिक है। होमोन्यूक्लियर हैं, यानी कि इनके अंदर दोनों एटम सेम हैं, ठीक है ना। और एक होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, जिनके अंदर दोनों जो एटम होते हैं, है ना, हेट्रो एटॉमिक भी बोल सकते हो आप इसको, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक डायएटॉमिक गैस है, बट दोनों एटम यहाँ डिफरेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, आगे मिक्सचर की बात करते हैं।
मिक्सचर दो टाइप के हैं। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, या तो होमोजीनस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन, आप सब जानते हैं कि वाटर के अंदर आपने शुगर डिजोल्व की और शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। वाटर के अंदर आपने NaCl डाला तो NaCl सॉल्यूशन बन जाता है। वाटर के अंदर आपने HCl यानी कि कोई एसिड डाला तो आपका एक्वस HCl सॉल्यूशन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो इट इज ए मिक्सचर। उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इट मींस टू और मोर देन टू कंपाउंड मिक्स एट ए फिक्स रेशियो एंड देन फॉर्म मिक्सचर। अंडरस्टैंड? कोई भी दो कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जब मिक्स होंगे एक फिक्स रेशियो में, तो जो आपको कंपाउंड ऑब्टेन होंगे, मिक्सचर जो होंगे वो मिक्सचर होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इट कैन नॉट बी सेपरेट आउट विथ बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, बाय एनी जनरल फिजिकल और केमिकल मेथड। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये मिक्सचर होमोजीनस है, कैसे पता लगाओगे ये मिक्सचर हेट्रोजीनस है? ठीक है ना, मेरी बात को ढंग से सुनेंगे। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये होमोजीनस है और ये हेट्रोजीनस है, कैसे पता चलेगा? तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, ए मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से, ठीक है ना। यानी कि उसके कंपोनेंट को हम किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से, जनरली केमिकल की तो बात नहीं कहेंगे, एनी फिजिकल मेथड बोल देंगे, केमिकल मेथड से कर सकते हैं किसी को। तो जैसे मैंने शुगर के अंदर या मैंने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व की, वाटर में शुगर डिजोल्व की तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। डिजोल्व करने के बाद क्या आपको शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल अलग अलग विजिबल होते हैं? नहीं, आपको केवल एक ही स्टेट नजर आएगी, वो है लिक्विड स्टेट। पहले दोनों कंपोनेंट की अलग अलग स्टेट थी, शुगर सॉलिड था और वाटर लिक्विड था। लेकिन जैसे आपने दोनों को मिलाया, देखिए जैसे आपने दोनों को मिलाया, मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये मेरी शुगर, ठीक है, ये मेरी शुगर है, या ये मान के चलो ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने पानी भरा, पानी वाटर, ये मेरे हाथ में शुगर रखी हुई है मान लो, और मैंने ये शुगर डाल दी और इसको घोल लिया, डिजोल्व कर दिया, ठीक है। डिजोल्व करने से पहले शुगर थी सॉलिड और मेरे हाथ में पानी था, वाटर था, दैट इज लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। इसकी स्टेट अलग है, इसकी स्टेट अलग है, ठीक है। जैसे ही मैंने डिजोल्व किया और इस डिजोल्व होने के बाद केवल मेरे पास एक ही फिजिकल स्टेट होगी, वो होगी लिक्विड। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं उनकी केवल एक ही फिजिकल स्टेट होती है, उसके अंदर कितने ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो। अब आप इसमें नमक भी डाल दो, ठीक है, नमक NaCl डाल दो, तब भी इसकी स्टेट एक ही रहेगी, वो है लिक्विड। कंपोनेंट दो थे, अलग अलग स्टेट में थे, लेकिन मिक्सचर जब बना उसकी फिजिकल स्टेट ओनली सिंगल स्टेट होती है। दूसरा, इट कैन नॉट बी सेपरेट आउट, इट कैन नॉट बी सेपरेट, इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल मेथड। इनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब जनरल जो मेथड होते हैं, है ना। क्या आप पानी और नमक, वाटर और सॉल्ट, दोनों के सॉल्यूशन में, दोनों का जो सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हो जनरल मेथड से? नहीं कर सकते। आपको केमिकल प्रोसेस करानी पड़ेगी, आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद सारा पानी सारा वाटर वेपराइज होगा और फिर आपके पास यहाँ पर सॉल्ट बचेगा। यानी कि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, कोई सिंपल मेथड नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके,
तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जो मिलने के बाद एक ही फिजिकल स्टेट में आ जाए, आपको ना तो वाटर के पार्टिकल अलग नजर आएंगे और या ना ही शुगर के पार्टिकल अलग नजर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर क्या होगा आपका, होमोजीनस मिक्सचर। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आपने नींबू पानी के अंदर घोला शिकंजी बनाते हो, क्या कभी नींबू के पार्टिकलों को, मतलब नींबू का जो रस होता है, एसिड के पार्टिकलों को और वाटर के पार्टिकल को अब अलग अलग विजिबल कर सकते हो? आपको अलग अलग विजिबल होते हैं? नहीं होते, ठीक है। दूसरा, आपने पानी में सॉल्ट, पानी में ग्लूकोज, पानी में शुगर, कुछ भी आप बोलते हो, तो घुलने के बाद क्या आपको शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल कभी भी आपको डिफरेंशिएट नजर आए हैं, डिफरेंट नजर आए, अलग अलग नजर आए? कभी भी, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये सारे जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, कैसे सॉल्यूशन होते हैं? ये सारे के सारे होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हेट्रोजीनस की। हेट्रोजीनस, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको आपकी जनरल लाइफ से देता हूँ कि हम पानी के अंदर मिट्टी को, सैंड, बालू, मिट्टी, उसको घोलते हैं। तो पानी के अंदर जैसे मैंने मिट्टी को घोला, आप देखोगे कि थोड़ी देर तक मिट्टी जो घुलती रहती है और जैसे ही आप उसको शेक करना बंद करते हो, हिलाना बंद करते हो, इसको स्टेबल करते हो, तो थोड़ी ही देर के अंदर वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। यानी कि आपको अब दो फिजिकल स्टेट विजिबल होती है। पहले दो थी, मिट्टी मैंने ली, मेरे हाथ में मिट्टी है, मेरे हाथ में वाटर है, मैंने मिट्टी वाटर में डाल दी, डिसॉल्व कर दी। पहले सॉलिड और लिक्विड दो फिजिकल स्टेट थी और डिसॉल्व होने के थोड़ी देर बाद भी दो ही फिजिकल स्टेट मेरे पास होती हैं। मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, नीचे वाली स्टेट फिजिकल स्टेट सॉलिड, ऊपर वाली लिक्विड, ठीक है ना। तो अब आप इसको चाहो तो इजीली सेपरेट कर सकते हो। कैसे? धीरे धीरे करके उस पानी को दूसरी टेस्ट ट्यूब में या दूसरे पॉट में, बर्तन में आप कलेक्ट कर सकते हो। नीचे मिट्टी रह जाएगी और इसमें पानी आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल जनरल मेथड से, जनरल और सिंपल मेथड से आप हेट्रोजीनस मिक्सचर को क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो मिक्सचर यहाँ पर दो टाइप का होता है, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। इन सब के बारे में बात करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन यहाँ पर फिजिकल स्टेट होती है जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, पार्टिकलों के बीच में स्पेस नहीं होता या बहुत कम होता है, कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी कि इनको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड? और रिजिड होते हैं, है ना। वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, शेप इनकी फिक्स होती है, मास तो रहेगा ही रहेगा। अंडरस्टैंड? बहुत सारी चीज़ इनके बारे में हमने पढ़ी है। इनको और ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड और सॉलिड का दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, है ना। लिक्विड जो है वो सॉलिड की कंपैरिजन में, लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी होती है, लिक्विड में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है जो कि सॉलिड में नहीं होती है। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस जो होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड की कंपैरिजन में कम होते हैं। लिक्विड में जो स्पेस होता है, स्पेस पार्टिकलों के बीच में, वो सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। लिक्विड सॉलिड की कंपैरिजन में कंप्रेसिबल ज्यादा होते हैं, इनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, हाँ, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। तो वॉल्यूम और शेप की बात करते हैं। लिक्विड के अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। इसी तरह अब हम बात बेटर सॉल्वेंट की तरह, कई लिक्विड ऐसे होते हैं जो बेटर सॉल्वेंट होते हैं, है ना। लिक्विड में एक फिनोमिना होता है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी के साथ इनके अंदर सरफेस टेंशन होता है, इनके अंदर वेपर प्रेशर भी जनरेट होता है ना।
वेपराइज होने की टेंडेंसी भी इनकी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सॉलिड लेट वेपराइज होता है, लिक्विड जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकलों में मैंने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका बीपीएमपी, व्हाट इज बीपीएमपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का बॉइलिंग और पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। वंडर वाल फोर्सेस बता दिया मैंने आपको, सॉलिड में पार्टिकल पास पास हैं, ज्यादा सॉलिड के अंदर होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। अब कंपैरिजन करते हैं लिक्विड में और गैस में, ठीक है। गैस, जाहिर सी बात है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर नॉट इंट्रा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम, इसलिए इनके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, इसलिए ना तो इनकी शेप डेफिनेट होती है और ना ही इनका गैसों का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना तो शेप ना वॉल्यूम। अगर आपने 5 लीटर का सिलेंडर लिया है और आपके पास 1 लीटर गैस है, आपने 5 लीटर के सिलेंडर में उसको फिल कर दी तो उसका वॉल्यूम भी 5 लीटर हो जाएगा गैस का, यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। यानी कि जिस कंटेनर में आप इन गैसों को फिल करोगे जैसे उसी का वॉल्यूम क्या कर लेंगी, ऑब्टेन कर लेती है। दैट इज ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दूसरी बात, गैसें प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कंटेनर की वॉल पर। कोई भी कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई है तो उसकी पूरी की पूरी वॉल पर गैसें एक्सर्ट करती हैं एक हाई प्रेशर, और वो भी इक्वल ऑल डायरेक्शन में। ये आपका कंटेनर है, बंद है, क्लोज है, इसमें ये गैसें हैं तो इसमें इक्वल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं गैसेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गैस के पार्टिकल चुपचाप नहीं बैठते, दौड़ते रहते हैं इधर उधर, ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना शेप फिक्स, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी चेंजेबल है, वेरिएबल, और इनका शेप भी, जो कंटेनर का शेप होगा वही इनका शेप होगा। अंडरस्टैंड? तो इसी के साथ गैस की और भी बात है कि गैसों के पार्टिकलों के जब जैसे ही, अच्छा गैसों की अगर हम बात करें, गैसें बहुत हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, आपको पता है। तो कुछ गैसें जो हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, कुछ गैसें आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो इसीलिए किसी को हम आइडियल गैस बोल देंगे जो आप रॉल्ट लॉ की ओबे करेंगे, आइडियल गैसेज जो रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं करती वो आपका नॉन आइडियल गैसेज हो जाएंगे, रियल गैसेज जिनको हम बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।